पूर्णिया के कला भवन परिसर अवस्थित नाट्य विभाग में नदियों के संरक्षण हेतु विनम्र प्रयास के तहत नदी संवाद का आयोजन नदी मित्र की ओर से किया गया। इस श्रृंखला में मुख्य वक्ता के रूप में नदी संवाद करने के लिए वर्धा ग्राम महाराष्ट्र कार्यरत रिसर्चर, नाटककार, पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता के निदेशक रह चुके प्रोफेसर ओम प्रकाश भारती ने शिरकत की। आइए देखते हैं प्रेस क्लब के अध्यक्ष व अंग इंडिया न्यूज के संपादक नंदकिशोर सिंह ने जब उनका साक्षात्कार किया तो वे क्या कहते हैं। नदी संवाद एक ऐसा वाक्य जो यह कह रहा है कि ए नदी, हम तुम्हारे साथ संवाद करना चाहते हैं। ए नदी, हम तुम्हारे लिए संवाद करना चाहते हैं। ए नदी, ए माँ, ए बहन, ए किसानों की जननी, मैं तुमसे संवाद करना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए संवाद करना चाहता हूँ। और इस संवाद कार्यक्रम के तहत हमारे प्यारे भाई नदी मित्र आदरणीय ओम प्रकाश भारती जी, जिनका यह बैनर दिख रहे होंगे, यह बैनर लेकर ये शहर शहर घूम रहे हैं केवल इसलिए कि नदियों का संरक्षण हो। जिस नदी के कारण समाज मेरा जीवित है, जिनकी श्वासें चल रही है, जिन नदियों के कारण हमारा जीवन का एक एक पल बीत रहा है, उन नदियों का श्वास हम जनता ने, हम आम लोगों ने लेना बंद कर दिया। नदियों की ऊर्जा का क्षरण हम लोगों ने इतना करना प्रारंभ कर दिया है कि वहाँ सरकार तक पहुँच नहीं पाती वो संवेदनाएं, जो नदियों की संवेदनाएं निकल रही है सिकुड़ सिकुड़ कर, रूठ कर, ठिठुर कर। आज बहुत खास मौका है। आज आदरणीय ओम प्रकाश भारती जी हम सबों के बीच हैं। ये बैनर लेके चल रहे हैं, लेकिन यह बैनर नहीं है, आम जीवन और जिसको प्राकृतिक संरचना कहते हैं, जिसको बोलते हैं कि आज पर्यावरण दिवस हमने मनाया, उस आत्मा को लेकर घूम रहे हैं। मैं रूबरू होऊंगा। 5 से 10 मिनट का यह मेरा इंटरव्यू है अंग इंडिया न्यूज के लिए। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, आप समाज के जो भी लोग जागरूक है, 100 नहीं तो 5 जागरूक हो जाएंगे तो उससे 5000 लोग बन जाएंगे। आदरणीय ओम प्रकाश भारती जी, आप बहुत बड़े मिशन पे हैं। यह आपका मिशन हो नहीं सकता, ना आपका इसमें जहाज चलेगा, ना आपका इसमें मछली का व्यापार होगा, ना इसमें से आपको बालू निकालना है। फिर आप इतना क्यों परेशान हैं नदी मित्र बनकर नदी संवाद करने के लिए घूम रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आप पत्रकार हैं और नदियों के प्रति जो आपकी अभी संवेदना सुना और जिस तरह के आप अभियान में आकर के जुड़ रहे हैं, इस समाज का बड़ा काम। देखिए, नदी सबसे पहली बात समाज का है और मैं समाज का एक व्यक्ति हूँ। नदी की मुझे अगर समझ होती है तो ये है कि नदी ही जीवन रेखा है, नदी ही अर्थव्यवस्था है, नदी आधारित विकास मॉडल हमें सोचना पड़ेगा। नदी आधारित ज्ञान परंपरा से हम बहुत दूर चले गए। पानी सबको पीना है, पानी सबको चाहिए, और नदी जो है वो पानी का मूल स्रोत है। हम वर्षा का पानी केवल मुँह पर करके नहीं पी सकते हैं। नदी का जल ही भूगर्भ के जल को रिचार्ज करता है। नदी का पानी ही हमारे चापाकल के माध्यम से हम तक पहुंचता है। तो नदियों का बचने का मतलब है प्रकृति का बचना, संस्कृति का बचना, और समाज को, सबको पानी उपलब्ध तभी होगा जब ये नदियाँ बचेंगी। इसीलिए हम नदी के प्रति जागरण लेकर के नदी को जागरूक करने के लिए एक अभियान पर निकले हैं, जिसमें ये लोगों को ये याद दिला रहे हैं कि मत भूलिए, आपके पड़ोस से, आपके बीच से, आपके शहर से, आपके गांव से एक नदी भी गुजर रही है और हजारों वर्ष से आपके पुरखे उस नदी के किनारे रहते आ रहे हैं। केवल उनको याद दिलाना है समाज को, अपने आप उससे जुड़ने के बाद उसमें चेतना आ जाए। नदियों के पानी से बोतल का पानी का महत्व बढ़ गया है। लोगों के मन में नदियों के प्रति जो भावनात्मक और उसका दूरदृष्टि सोच होना चाहिए कि नदी हमें क्या क्या देता है, यह दूरी होते जा रही है सोच से। और बोतल का पानी
उस पर हावी होते जा रहा है। विकास के नाम पर नदियों का अतिक्रमण हो रहा है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? सही कहा आपने कि बोतल के पानी का महत्व नदियों के पानी के महत्व से बढ़ गया है। बोतल का पानी आप ट्रेन में है, बस में है, ट्रक में है, जहाँ कहीं भी है, समारोह में है, समारोह में है, आपके हाथ में आ जाता है। चाहते तो थे आप नदियाँ भी जहाँ रहे वहीं आपके हाथ में आ जाए। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि उस बोतल के अंदर जो पानी है उसका मूल स्रोत जो है वो नदियाँ ही हैं। अगर नदियाँ प्रदूषित हो जाएगी तो निश्चित रूप से कितना भी आप प्योरीफाई कर लीजिए, जो बोतल के अंदर का पानी है वह भी प्रदूषित पानी आप पी रहे हैं। फिर क्या है? देखिए बाजार में अपना काम है, और बाजार जब काम करता है तो समाज को थोड़ा सा दिग्भ्रमित भी करता है, दिशाहीन करता है। पहला टारगेट कि पानी बेचने वाले लोग कौन हैं? दुनिया की ये अमीर कंपनी जो कंप्यूटर चिप्स बना रहा है, जो टोपी बना रहा है, अस्त्र शस्त्र का व्यापारी, वो आकर के पानी बेच रहा है, बोतल का पानी वो बेच रहा है। तो इससे तो पता ही चलता है कि ये बोतल में जो पानी है, पानी का उत्पादन तो बाजार में नहीं किया, प्रकृति से समाज को। तो पानी बेचने का अधिकार तो होना ही नहीं चाहिए। मैंने यह नियम सख्ती से लागू हो, अविलंब लागू हो कि पानी बेचने का अधिकार जो है वो किसी भी कंपनी को ना हो, क्योंकि पानी का उत्पादन उसने नहीं किया है। वो प्रकृति से पानी समाज को मिला था और पानी समाज का ही होना चाहिए। पहले ज़माने में हम लोग नदी के क्षेत्र में रहते थे, गांव बहुत दूर था, कोसी नदी के किनारे पानी को फूंक देते थे और पेट भर करके उस पानी को पी लेते थे। आज भी लोग इस अंचल में नदियों के पानी को सीधे पीते हैं, और नदी का पानी ही कुआं तक है, नदी का पानी है चापाकल में है, नदी का पानी ही खेतों में है। नदियाँ जितना स्वच्छ रहेगी समाज भी उतना स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा। इसलिए नदियों को बचाना बहुत। आपने एक चर्चा किया था अभी, आपने कहा कि 3 तरह के लोग आए जी। किसी ने नील की खेती की, किसी ने चाय की खेती की, कोई धर्म के विचार में। हाँ, और एक बात और कहा आपने कि पश्चिम की ओर से लोगों का आना हुआ जी, जिसमें आपने चर्चा किया कि इधर पानी का माहौल जी। इस संबंध में थोड़ा सा बिल्कुल। देखिए, अगर भारत में मानवीय अधिवास कहते हैं भूगोल की भाषा में, अगर यहाँ के बसावट को और मानवीय अधिवास को देखें तो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो पशुचारक थी, तब कृषि थी। तो पशुचारक इसलिए नदियों में बाढ़ आ जाने से, खेतों में बाढ़ आने जाने से पशु पालने वालों को उतनी दिक्कत नहीं थी। जब पश्चिम भारत की नदियाँ, हम लोगों को संदर्भ मिलता है 11वीं-12वीं शताब्दी की घटना है, जब राजस्थान में बड़ा सा मनोस्थल बनता है और पश्चिम भारत की नदियाँ सूख जाती है, तो बड़ी संख्या में जो पशुचारक समाज थे, जिसको हम गाय चराने गैवार बोलते हैं, भैंस चराने वाले भैंसवार है, बकरियाँ है, बकरी चराने वाले लोग हैं, ये सब जो है पानी की खोज में वहाँ से निकलते हैं। तो कुछ लोग दक्षिण की ओर चले गए, कुछ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में जो भेड़ चराने वाले वो रुक गए, उत्तर प्रदेश की बड़ी जनसंख्या है वहाँ गाय चराने वाले बहुत रह गए, और इस अंचल में जो आए, जो ये 16 नदियों की धारा है, इसके बाद तिलयुगा है, अगर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे कमला है, बलान है, जो नदियों का प्रदेश है ना, नदी का जो मायका कहा जाता है, नदियों का उद्गम यहाँ से होता है, यहाँ आए, यहाँ नदियों के किनारे यहाँ की नदियाँ प्रदूषित नहीं हुई। आप देखेंगे कि कोसी आती है, वो सिटीज़ पे नहीं बसता, जब नीचे समतल में आ जाती है, शहर में आई है पूर्णिया, तब सौराधार यहाँ मरने की स्थिति में है, मुरलीगंज में, मधेपुरा में नदियों का कचरा उसमें डाला जा रहा है। लेकिन जब ये नदी शुरू में निकलती है तो कहीं भी प्रदूषित नहीं है। तो बड़ी संख्या में पशुचारक समाज आए, और इसको हम भैंस का एक क्षेत्र कह सकते हैं। जो दुधारू भैंसें हैं यहाँ की, कोसी कछार में और नदियों के किनारे एक सेमेर घास होता है, सेमेर घास भैंस का पसंदीदा घास है। तो बथनिया को देखेंगे, एक जगह से दूसरे जगह भैंस को लेकर माइग्रेट करता है। यहाँ से धमारा घाट की तरफ, कुर्सेला की तरफ जाइए तो भैंस ही, जितने मनुष्य हैं उतने अभी जमुई से पशुपालक लोग आए हैं, हजारों की संख्या में, वो अभी पसराहा, नारायणपुर, नवगछिया के इलाके में। जी। तो पशु आधारित हमने जो अर्थव्यवस्था है, इस नदी को अगर हम मिटा देते हैं, प्रदूषित करते हैं, तो समाप्त हो जाएगी। यहाँ के मूल लोग पशुपालक थे, तब कृषक हो गए,
नदियाँ जब धीरे धीरे सूखने लगी, सिमटने लगी, कृषि था। लेकिन अब भी पशुपालन को आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बना सकते हैं। जिस तरह जर्सी और दूसरी हाइब्रिड गाय होती थी, आपकी देसी भैंस उसकी ताकत में जो है उसके मुकाबले में ज़्यादा दूध जो है वो दे देती है, और वो दूध बच्चों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए बहुत स्वस्थ है। आपने कहा कि बहुत सारे लोग जो है जो नील की खेती और चाय की खेती उससे जुड़ा हुआ है। देखिए, इससे ये है कि हम जब देखते हैं, हमने पहले ये भी आपको कहा कि नदी पहले समाज का रहा। राजाओं के समय में भी नदी सरकार का नहीं हुआ, समाज का हुआ। 1837 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट लाती है और नदी को एक तरह से नदी क्षेत्र का अधिग्रहण कर लेती है। नदी में जो सामाजिक गतिविधि है उसको थोड़े अंशतः कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, इवन तो कुंभ जैसे बड़े मेले पर भी अंग्रेजों के समय में प्रतिबंध लग जाता है, कारण जो भी रहा वो क्राउड या जिस तरह के लोगों से वो घबराते थे वो स्थिति होती। लेकिन उत्तर बिहार की जो नदियाँ आपको खास्ता हाल में गई, सबसे ज़्यादा जो इकोलॉजिकल बैलेंस यहाँ बिगड़ा, उसका कारण है कि यहाँ एक नीले अंग्रेज आए जो नील की खेती करते थे। अब उत्तर भाग में किशनगंज और जो तराई का क्षेत्र है वहाँ चाह अंग्रेज आए, टी गार्डन। इन दोनों ने भारतीय को उत्साहित किया, यहाँ के लोगों को, और सारी जंगलों को कटवा दिया। तो अंग्रेजी कुल्हारियों ने यहाँ के जंगल को काटा और यहाँ का जो नदी पारिस्थितिकी तंत्र है उसको उन्होंने नष्ट कर दिया। अब उसका रिकवर नहीं। यहाँ की लोक देवता आप देखेंगे, 85 में घगरी नदी के किनारे जो है बाबा विश्व राउत का थान है, उसी नदी के किनारे कारू बाबा का थान है, चाहे वो सलेश महाराज हो। जितने लोक देवता हैं वो बाघ से संघर्ष करते हुए ही मारे जाते हैं। मतलब है कि ये बाघ, फॉरेस्ट और ह्यूमन, इसका कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ाया, और ये अंग्रेज इसके सूत्रधार थे। उसी के समय में अररिया में नील कोठी, रानीगंज की नील कोठी, फारबिसगंज में नीलहा कोठी, इसी तरह से आप देखेंगे ये सारे इंडिगो अंग्रेज थे। इन सभी जंगलों को उन्होंने काटा। उसी समय से जो कोसी और इनकी जो 16 क्षारण धाराएँ हैं, इनका हाँ नहीं, इसकी जो क्षारण धाराएँ अगर हम पश्चिम की तरफ से चलते हैं, पश्चिम की तरफ से चलते हैं तो अभी जो कोसी नदी बह रही है वो बहती है और तिलियुगा है, आगे आकर के बलान उसको जो है वो ज्वाइन कर लेती है और बागमती भी उसमें मिल जाती है। अच्छा। लेकिन उसकी जो अलग अलग क्षारण धाराएँ हैं वो पुरैन है, खरदहा है, उसके बाद तिलावे है, सुरसर है, लच्छा है, हाहा है, परमिनिया है, आगे आएंगे कमतहा है, कमला है, सौराधार है, कजला है, और फिर भी एक परमान है पूरब में जाकर के अररिया के बगल से जो नदी बहती है। ये जो 16 धाराएँ हैं ये समय समय पे कोसी की धाराएँ रही है। अगर आप रनील का जो सर्वेयर थे उनका मैप देखें, फ्रांसिस बुकानन को देखें, उन्होंने जो अकाउंट्स ऑफ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट लिखा है उसमें नदियों के बारे में डिटेल दिया है, वो मैली का काम देखें। और उससे पहले भी अब्दुल फजल का जो आईने अकबरी है उसके समय में आप देखेंगे कि इस अंचल की नदियों की चर्चा जो है उसमें की गई है। आईने अकबरी में भी पूर्णिया शहर और यहाँ की नदियों की चर्चा जो है उसमें। अच्छा, आपने भी कुछ किताब लिखी और कुछ साहित्यकारों का नाम आपने बताया, उन लोगों ने भी यहाँ की कोसी की नदियों पर कुछ किताबें लिखी है। देखिए, मेरी तो पहली रचना नदियाँ गाती है, वो नदी संस्कृति और कोसी नदी के गीतों का और जो उनका सामाजिक एक शास्त्रीय अध्ययन है, मानव विज्ञानी अध्ययन है, उस पुस्तक में जो है वो आता है। और दूसरे 2008 में मैंने एक नाटक लिखा था बांध टूटने, जो एक समाज का एक तरह से कह लीजिए कि रिलीफ के प्रति जो एक मतलब लगाव हो जाता है, और किस तरह से समाज जो है रिलीफ खोर हो गई है, और सरकार, सत्ता, समाज तीनों का एक गठबंधन है, सब नदी के अगेंस्ट जा रहा है और सब विश करता है थोड़े से स्वार्थ के लिए कि नदी को टूटने दो। हमने ये कहा कोसी तटबंध अब तक 8 बार टूट चुके हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार लास्ट जो 2008 तक टूटा, 1,25,000 लोग 8 बार के टूट में डूब के मर गए। कोसी तटबंध बनने में, उसकी मरम्मत में इतना करोड़ खर्च आया है कि पूरे कोसी अंचल के लोगों के लिए 10 बाय 10 का चांदी का एक घर बनाया जा सकता है। तो नदियों का प्रवाह प्राकृतिक रूप से बहने दिया जाता है। आज भी देखिए एक मॉडल है, ये जो 16 धाराएं हैं, बराज सिस्टम से इन 16 धाराओं में अगर बराबर पानी नहीं दिया जाए तो कहीं बाढ़ है ही नहीं, बाढ़ की समस्या है ही नहीं। अभी जो सौरा और समरा धार में पानी आता है वर्षा जल से आता है या चौड़ का पानी आता है, कोसी का वो पानी इस धार को नहीं मिल रहा है। तो इस पानी में वो ताकत ही नहीं है कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे, इसमें वो ताकत ही नहीं है कि कसान, मलिदा और बक्कई धान जैसे यहाँ की प्रजाति थी वो दे। हम अभी भागलपुर में थे, कतरनी चावल, जर्दालू आम,
वो चंपा नदी आज लुप्त हो गई है। चांदू सौदागर बेला बिसरी की कथा वो लुप्त हो गई है। तो पूरी तरह से जो अंग जनपद कोसी अंचल का जो इतिहास है वो नदी केंद्रित है। आप देखेंगे फणीश्वरनाथ रेणु की कहानियाँ, फणीश्वरनाथ रेणु का प्रति कथा, मैला आंचल। अब मतलब है कि महुआ घटवाणी का घाट तीसरी कसम फिल्म बनती है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में लोग जानना चाहते थे। लोगों ने नकल करके कई कहानियाँ भी बनाई, महुआ घटवाणी नाम से कथाएं भी लिखा। वो कोसी अंचल को राष्ट्रीय पहचान दिलाया। सुरेंद्र स्मिथ की कोसी नदी पे सैकड़ों कविताएं। सुरेंद्र स्मिथ का उपन्यास है छाड़न, तो छाड़न में वो गृहस्थ रूप से जो है उसकी चर्चा कर रहे हैं। चंद्रकिशोर जायसवाल की कहानियाँ, हिंगवा घाट में पानी, विष्णुपुर प्रेतस्य। उसके बाद मायादंड मिश्र का सोनी की नैया माटी के लोग, उस पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। मैथिली का बड़ा उपन्यास सोनी की नैया और माटी के लोग, बहुत चर्चित उपन्यास है सोनी की नैया और माटी के लोग। तो कोसी की संस्कृति का उसमें चित्रण। और बच्चा यादव जी ने कथा कोसी वो संपादित किया। अभी देवेश जी ने, देवेंद्र कुमार देवेश जी इसी अंचल के साहित्यकार हैं, साहित्य अकादमी में है अभी वो, कविता कोसी और बहुत सारे साहित्य मतलब जो सृजनात्मक काम है कोसी अंचल के साहित्यकार है, उनको लेकर के देवेश जी बहुत बड़ा काम भी कर रहे हैं। उसको एक साझा मंच दिए हैं जहाँ लोग विमर्श कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि कोसी की जो धाराएँ हैं वो सृजन की विविध धाराएँ। हमने कहीं नहीं देखा कि एक नदी को केंद्र में रख करके लगभग 2000 कहानियाँ लिखी गई हो, 1 दर्जन उपन्यास के ऊपर। अनुपलाल मंडल के उपन्यास, आप सतीनाथ बहादुरी को देखिए, आप विभूति भूषण मुखोपाध्याय का कोसी प्रांगण चिट्ठी देखिए। इवन बांग्ला के जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं उसके भी रचना के केंद्र में कोसी अंचल की नदियाँ हैं। अगर ये नदियाँ कभी मरती है, मिटती है, तो केवल नदी नहीं जाएगी बल्कि संस्कृति की एक धारा जो है वो भी लुप्त हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पानी से जुड़ा हुआ खेती काफ़ी होता है, मखाना हुआ, ये कमलगट्टा हुआ, पाट हुआ, इत्यादि सारे बहुत सारे मत्स्य पालन तो यहाँ है। जी। मछली यहाँ की काफ़ी, कई नदियों के घाटों का नाम मछली के नाम पर जी। एक आपने चर्चा की थी, वो क्या है? देखिए इतना ही नहीं, यहाँ गाँव के नाम आप कॉमन जो देखेंगे, अगर यहाँ 5 या 6 जिले जो कोसी अंचल के हैं तो कॉमन नाम है रहिका, औराही, भर्राही, टिहला। ये जो जितने गांव का नाम है, चाहे औराही हो चाहे भर्राही हो, जहाँ भरना मिट्टी आ गई, रहिका जो ऊंची जमीन बन गई, तो उसके नाम और उसके साथ चाहे वो गांव है कोठिया है, जहाँ कोठी मछली से मतलब रोहू से रोहुआ है। तो इस तरह के कई नाम। देखिए जब हम कहते हैं कि नदी, ये संस्कृति नदी मातृक है, नदी मातृक है, तो नदी ही हमारी मूल सृजन और संवेदनाओं के और धार्मिक आस्था के केंद्र में है, नदी ही। तो इसीलिए मैं यही कह रहा हूँ कि भारत के अन्य क्षेत्र की नदियों का मिटना केवल हो सकता है पानी का मिट जाना होगा, लेकिन हमारी नदियाँ जो कोसी अंचल की नदियाँ समाप्त होती है तो संस्कृति की जो धाराएँ हैं वो इसके साथ में। मेरा ऐसा सवाल पूछने का कारण इसलिए है कि जो ही लोग देखें समझे वो जाने कि कोसी और कोसी के इलाके में रहने वाले लोग, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वह शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, यूट्यूबर हो, दुनिया के किसी भी हिस्से के किसी भी प्रकार के कोई भी प्राणी हो, उनको ये समझना होगा कि कोसी हमारी जीवन की धारा कैसे है। अभी इन्होंने संस्कृति की धारा कैसे है, एक चर्चा इन्होंने की थी कि पानी के ऊंचाई के हिसाब से धान की फसलें हुआ करती थी। जी समझ में जाता जी। ये दरअसल हमारा जो पारंपरिक ज्ञान था, जो हमने कहा कि नदी आधारित कृषि प्रणाली हमने नष्ट कर दिया। जो नए धान के बीज आए हैं उसमें 2 संकट है, एक तो उनको वाटर फ्रेंडली नहीं है, पानी मित्र वो नहीं, उसको बहुत सारा पानी चाहिए क्योंकि जल्दी होता है। दूसरी बात, आप उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते, सबसे बड़ा संकट है। हम लोग तेसल्ला चावल खाते थे, वो किसान संपन्न समझा जाता था, जिनके घर में 3 साल पुराना पुराना चावल बहुत वैल्यू हुआ करता था। अब 3 महीने आप उस चावल को इसलिए नहीं बचा कि उसमें फफूंद लग जाएगा, जो न्यूआ डेवलप, जो नई बीज जो एग्रीकल्चर साइंसिस्ट ने डेवलप किया। तो ये एक ऐसा अंचल है जहाँ धान की 65 प्रजातियाँ, मतलब है कि कसन है, मलिदा है, बक्कर है, बरहरी है, जसबा है, मतलब ये जो धान है ये उम्दा धान है। और लोगों विलुप्त हो गया और इसकी रोपाई नहीं, उसको बॉग किया जाता था, कोसी कछार में लोग छींट देते थे, उसमें कोई खाद नहीं दिया जाता था। अब देखिए उस धान में उसके खाने का मिठास, और 3 साल तक उसके चावल में किसी तरह का कीड़ा और फफूंद नहीं लगता था। तो ये पारंपरिक ज्ञान जो आप खोया, उससे भी बड़ी बात है कि देखिए बाढ़ क्षेत्र हमने ये देखा है जहाँ 8 फीट पानी आएगा
गहरा पानी आ जाएगा बाढ़ का, किसान का अनुमान था, तो वहाँ वो बक्कई धान बोते थे। जहाँ बक्कई, जहाँ 6 से 4 फीट पानी होगा वो कसरन लगाते थे, उससे कम जब पानी होगा तो वहाँ मलीदा लगाते थे, और जहाँ बिल्कुल 1.5 फीट पानी बाढ़ का पहुँचेगा ऊंची ज़मीन पे, वहाँ वो जसवा धान लगाते थे। मतलब है कि समाज को ये ज्ञान था, बाढ़ के साथ जीने की कला आती थी, जीने का आदत डाल दिया था उस पारंपरिक ज्ञान को। तो ये आने वाले समय में कृषि वैज्ञानिकों के लिए और समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको आपको प्रिजर्व करना चाहिए। आप नदी कछार के लोग हैं, ये दुनिया के सामने एक मॉडल बनेगा कि बाढ़ के साथ जीने की कला। देखिए, बाढ़ वृद्धि का प्रतीक है, धन की बाढ़, विद्या की बाढ़, तो नदी की बाढ़ से पढ़े तो विकास भी नदी से ही हुआ, नदी से ही हुआ। आज जो भी बड़े बड़े शहर हैं, मद्रास है, कलकत्ता है, सब नदी है, सब नदी से ही विकास हुआ। जी, तो उस समय क्या था? उस समय तो भाई अच्छा बात है, नदी है, और नदी के द्वारा लोग आए, चाहे अंग्रेज का ही आना क्यों नहीं हुआ, डेवलप था। आज वो अनडेवलप हो गया। नदियाँ नहीं होती तो नीले किसान नहीं आते, अंग्रेज नहीं आती, नहीं आता, वो चाय की खेती करने नहीं आता। तो प्रकृति ने आपको इतनी सुंदर प्रदान दिया है, इतनी सारी नदियाँ दी है। अच्छा, सरकारें जो आती है, क्या आज आपके राजनेता संवेदनहीन है क्या इस मामले में? देखिए, आज के राजनेताओं को इससे प्रकृति से जुड़ा हुआ चीज करना चाहिए। देखिए, दरअसल ये है, राजनेता गया कहाँ है? समाज से, और समाज में एक बड़ा जो क्रूरतम एक ट्रेनिंग है, ज़्यादातर नेता उस ट्रेनिंग प्रोसेस से निकल करके आगे गए, तो वहाँ तो संवेदनहीनता है। लेकिन कुछ नेता हैं, हमारे जो पहले के नेता रहे हैं, उसमें इस तरह की संवेदना देखने को मिली है। तो हम ये कह रहे हैं, सरकार कौन है? समाज ही तो सरकार बनाती है। हम सरकार को अलग थलग नहीं छोड़ेंगे, सरकार को भी हमें उस मंच पे लाना है कि हम आपके साथ आते हैं, आप हमारे साथ आइए, और जनसहयोग को भी साथ लेंगे, तभी जाकर के इन नदियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, और इन नदियों के बारे में आगे हम सोच सकते हैं, इनको बचाने का अभियान चला सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि देखिए, नदी को साफ मत कीजिए, अरे गंदा ही मत कीजिए। नदी को साफ कहाँ करना है? नदी अपने आप अपनी सफाई करिए। नदी का वो गुण है, प्राकृतिक गुण है कि अपनी सफाई स्वयं कर, उसमें जाएगा वो साफ होगा, साफ हो जाता। अच्छा, तो उसको गंदा मत करिए, है ना, गंदा मत करिए। आपको सफाई नहीं करनी, उसमें कोई एहसान नहीं करना, आप पे वो एहसान करेगी। आप नहाते हैं तो आपके मन को साफ कर देता है, आपके मन को साफ कर देता है। और पानी और जल, हमारे ज्ञान परंपरा में हम जल ही कहते हैं, पानी नहीं कहते। पानी है तो कोई मतलब है, जल है, और उसके प्रति जो धार्मिक आस्था है, समाज को वह भी रखना है, उसको भी हमें मेंटेन रखना है। चला लो। अच्छा, आगे ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। बहुत सारी बातें आपसे हमने की, और लगता है कि इस अभियान का हिस्सा मीडिया को, या जिसे समाचार पत्र भी कर सकते हैं, उसको आगे आना चाहिए आपकी बातों और आपके जो अभियान है उसके साथ के लिए। अभी अपने आप को अब तक में अपने आप को कहाँ तक पाते हैं, सफलता का से कहाँ तक देते हैं, और क्या पाना है अभी आपको? लगभग संक्षिप्त में जानना चाहिए। मैं ये कहता हूँ, भारत के समाज की बड़ी अच्छी बात, भ्रष्ट से भ्रष्ट समाज है। अगर आप ईमानदारी का कोई झंडा लेके चले या कोई अच्छा अभियान के लेके चले, तो समाज आपका साथ देता है, साथ हो लेता है। हमें लगता है हमें कहीं असहयोग नहीं मिला। मैं जहाँ भी जाता हूँ, इस आशा में नहीं जाता हूँ, जैसे आपने भी बातचीत में कहा, हमें 50 लोग ही चाहिए, 20 ही लोग ही चाहिए, 10 ही लोग चाहिए, बहुत भीड़ नहीं चाहिए। भीड़ में अलग तरह का आंदोलन शुरू होता है, लेकिन ये तो बहुत फोकस्ड काम है। तो कहीं भी नहीं, जहाँ भी जाते हैं लोग साथ हो जाते हैं। हमें लगता है सबको पहल करनी चाहिए, ये कोई अकेले का काम है नहीं। और मीडिया का तो अहम रोल है। सबसे बात मैं ये कह रहा हूँ, अकेले आपके कोसी अंचल में, मतलब कुछ न्यूज़पेपर को मैं देख रहा हूँ, ये प्रभात खबर, ये भास्कर या ये जागरण, ये सब न्यूज़पेपर है, ये तो कोई भी खबर नदी से संबंधित ये बना करके फ़ोन करते हैं कभी कभी कि कोई नई बात हो तो हम उनको बताएं। हमें लगता है इसीलिए यह बात दूसरे अंचल में नहीं है जो कोसी अंचल के पत्रकारों में, मीडिया कर्मी में है, क्योंकि अभी जो मैंने बात कही कि आप भी इसी समाज से हैं, तो नदियों की वो चेतना आपके भीतर है। जब कोई वो बात आपसे इसके बारे में करते हैं तो स्वतः आप उनसे, आपको एम्पैथी होती है और आप उससे जुड़ जाते हैं।
हमें लगता है कारवां चलेगा तो लोग जुड़ते हैं, जहाँ भी जाते हैं ये एक ऐसा मुद्दा है कि लोग आते हैं। हम बार बार लोगों को कहते हैं केवल सरकार की आलोचना से नहीं होगा, हमें दावा करना होगा कि हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ आइए। हमें यही दबाव भी बनाना है कि आप हमारे साथ आइए। सिस्टम, एक जिलाधिकारी अगर निर्देश देता है कि सौरा नदी के किनारे कचरा नहीं फेंका जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लोग कचरा फेंकने से डरेंगे। उसको इम्पावर्ड किया है सिस्टम, किसने? समाज ने ऑथराइज किया है इस बात को बोलने के लिए। ये बात उनको भी याद रखनी है और हम समाज को भी ये अधिकार बोध होना चाहिए कि सरकार हम पे कोई एहसान नहीं कर रही है, हमने उसको दायित्व दिया है कि नदियों का और प्रकृति का रक्षा वो करे। इसीलिए सरकार और समाज दोनों के सहयोग से इस अभियान को लेकर हम आगे चल पड़े हैं। ये हमारे प्रिय मित्र ओम प्रकाश भारती जी थे। ये शिक्षाविद भी हैं, नदी की भांति बोलने की शैली है इनकी। मैं और समाज ऐसा प्रयास करें, हम सभी ऐसा मिलकर प्रयास करें कि इनको वह सार्थकता मिले जिस सार्थकता के लिए यह दौड़ रहे हैं। और आज इस साहित्य प्रांगण में या कला के प्रांगण में एक विशेष बैठक हुई। इस बैठक में बहुत लोगों ने बहुत चीज़ों को जाना समझा और हम लोगों का यह प्रयास लगातार जारी रहेगा। प्रयास करेंगे कि यहाँ के अन्य भी जो हमारे दोस्त हैं इन चीज़ों से जुड़े हुए, उनको भी सामने लाएं और इनको लगातार सामने लाकर लोगों को जागरूक करते रहें। मैं नंद किशोर, अंग इंडिया न्यूज़ संपादक।